नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राजर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की इस राजनीतिक बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर आजसू ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। गिरिडीह से एक बार फिर से चंद्र प्रकाश चौधरी ताल ठोकेंगे, जबकि गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। 2019 में जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले दिलीप कुमार वर्मा अब की बार कमल छाप पर चुनाव लड़ने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। चंद्र प्रकाश चौधरी जी को फिर से अपना प्रत्याशी सुनिश्चित किया। गिरिडीह से फिर ताल ठोकेंगे चंद्र प्रकाश चौधरी। आजसू ने चंद्र प्रकाश चौधरी को बनाया उम्मीदवार। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर कैंडिडेट का ऐलान। बीजेपी ने दिलीप कुमार वर्मा को बनाया प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सभी 14 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। गिरिडीह से मौजूदा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर फिर आजसू ने भरोसा जताया है। पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में गिरिडीह उम्मीदवार पर मंथन हुआ और चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पर मुहर लगी। हमने पार्लियामेंट एरिया में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने चंद्र प्रकाश चौधरी जी को फिर से अपना प्रत्याशी सुनिश्चित किया है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद चंद्र प्रकाश चौधरी ने एक बार फिर गिरिडीह पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है। यही नहीं, उनके काम को लेकर भी जनता अपना आशीर्वाद देगी। जो हमारा कार्यकाल रहा, जो हमारा एजेंडा रहा, जो राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम करने का मौका मिला है, ये बड़ी उपलब्धि हमारा है। और जिस प्रकार राष्ट्र आगे बढ़ रहा है वही हमारा मुख्य मुद्दा भी होगा। बाकी छोटे मुद्दे हमारे पास भी हैं, क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, लेकिन यह लोकसभा है और राष्ट्रीय मुद्दे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो 50 साल में नहीं हुआ वो मैं 5 वर्ष में करके दिखाया। बीजेपी ने दिलीप कुमार वर्मा को बनाया उम्मीदवार। 2019 में जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे दिलीप। 2019 में जयप्रकाश वर्मा थे बीजेपी के प्रत्याशी। उपचुनाव में जयप्रकाश वर्मा को नहीं दिया टिकट। दिलीप वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि प्रत्याशी तो सिंबॉलिक होता है, पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल फूल देखता है। दिलीप वर्मा अच्छे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के अच्छे नेता हैं और मैं समझता हूं कि गांडे विधानसभा भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। बीजेपी ने न सिर्फ गांडे उपचुनाव बल्कि झारखंड की सभी 14 सीटें जीतने का दावा किया है। जनता की आवाज हो गई है और खूंटी में अपने देश के यशस्वी कृषि मंत्री, जनजातीय मंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी लड़ रहे हैं। तो इस बात की गारंटी हम लोग देते हैं कि भाई वहां से हम लोग जीतेंगे और 14 की 14 सीटें हम लोग जीत करके मोदी जी के 400 के पार के लक्ष्य को पूरा करेंगे। जिस प्रकार एनडीए ने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन इंडिया गठबंधन अब तक सिर्फ लोहरदगा, खूंटी और हजारीबाग सीट पर ही प्रत्याशी उतारे हैं। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और गिरिडीह के गांधी उपचुनाव में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। दिलीप वर्मा पर पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं दिलीप ने भी पार्टी का धन्यवाद किया और कहा कि एक सिपाही पर पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे वो बखूबी निभाएंगे। दिलीप वर्मा से खास बातचीत की हमारे गिरिडीह से संवाददाता श्रीकांत ने। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप वर्मा को अपना उम्मीदवार गांडे उपचुनाव में बनाया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा भी पार्टी ने आज कर दी है। 20 मई को उपचुनाव होना है गांडे विधानसभा सीट पर। ऐसे में हम दिलीप वर्मा के आवास पर मौजूद हैं। लगातार कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अपनी शुभकामना दे रहे हैं। कितनी खुशी है और पार्टी के जो आपके प्रति आस्था जताई है, जो भरोसा दिखाया है, क्या लगता है कि इस बार जो है परिणाम कैसा रहेगा? इस बार का परिणाम अभी तक के जो गांडे में जितने बार चुनाव हुई, जो जीत का अंतर था, वो सबसे बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी गांडे उपचुनाव को जीतने का काम करेगी। जीतने का काम करेंगे। और भी उपचुनाव हुए हैं राज्य में लगातार समय समय पर, उन सभी के अगर परिणामों की हम बात करें
तो उसको लेकर आप क्या देखते हैं? एनडीए के पक्ष में ये चुनाव का परिणाम रहेगा? निश्चित रूप से और बड़े अंतर से, निश्चित रूप से और बड़े अंतर से। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये गांधी की जनता लगातार कह रही है। और इसके साथ साथ आप जैसा देख रहे होंगे, लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं। अभी सूचना मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में एक जोश है, एक जुनून है, और कार्यकर्ताओं में जहाँ जोश और जुनून रहे, कोई भी किला फतह करना मुश्किल नहीं है। अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा एनडीए गठबंधन ने नहीं की है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो चेहरा आपके सामने होगा वो राज्य का बड़ा चेहरा होगा। देखिए, चेहरा से नहीं, चुनाव जनता से जीती जाती है, जनता के विश्वास से जीती जाती है। और ऐसा मैंने कि कई बार हुआ भी है, अपने प्रदेश में भी हुआ है। चेहरा और छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री रहते भी लोग चुनाव हारे, और उतना बड़ा तो अभी कुछ बात है नहीं। लेकिन जब मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से मानिए, गांधी की जनता ने भी संकल्प ले लिया है कि चेहरा कोई भी रहे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जीत सुनिश्चित। हेमंत जी के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनी है। लगातार आप सब देख पा रहे हो कि हर तरह के भ्रष्टाचार के न्यूनतम स्तर पर यह राज्य पहुंच गया है। और इस राज्य का दुर्भाग्य है कि पहली बार मुख्यमंत्री रहते कोई व्यक्ति जेल की हवा खा रहा है। अपने सहयोगी राहुल और केसु के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। और लोकसभा चुनाव में धनबाद एक हॉट सीट बनता जा रहा है। अब जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार है। पूर्णिमा नीरज सिंह भी टिकट के लिए दिल्ली का दौड़ लगा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। क्या धनबाद के दंगल में उतरेंगे सरयू राय? धनबाद में सरयू राय किसका बिगाड़ेंगे खेल? लोकसभा चुनाव में धनबाद हॉट सीट बन गया है। बीजेपी ने बागमारा विधायक डुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। सरयू राय ने कहा है कि धनबाद की जनता चाहेगी तो वो लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो जैसे किसी को 2014 में माँ गंगा ने पुकारा था, वैसे ही अगर विष्णु स्वरूपा परम पिता तुल्य दामोदर मुझे पुकारते हैं तो मुझे यहाँ आने में कोई एतराज नहीं है। उनके आदेश का पालन मैं जरूर करूँगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव जीता था। सरयू राय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को मात दी थी। ऐसे में अब धनबाद सीट पर आखिर वो किसका खेल बिगाड़ेंगे? आज भले ही हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन उनकी योग्यता पर कोई प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। अब वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये उनका व्यक्तिगत विचार है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरयू राय जी भाई स्वतंत्र हैं, निर्दलीय विधायक हैं, किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, और जो बातें होती है अपनी बातें वो रखते हैं। अब चुनाव धनबाद से वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है धनबाद से, वो सोच समझकर दिया है, क्योंकि वो भी विधायक, पुराना विधायक है और उस क्षेत्र में उसकी लोकप्रियता है। यही सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने डुल्लू महतो को विधायक बनाया है। दूसरी ओर महागठबंधन के उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार है। झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी दिल्ली की दौड़ लगा रही हैं। कांग्रेस उम्मीदवार की रेस में पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम भी जुड़ गया है। इस रेस में ददई दुबे, कुमार गौरव, अनुपमा सिंह के साथ रविंद्र पांडे भी शामिल हैं। लेकिन पार्टी किस पर भरोसा जताती है, ये 31 मार्च के बाद ही साफ हो सकेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बर्णवाल और रांची से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और बोकारो के लोगों के लिए यह खबर शॉकिंग थी, क्योंकि बालेटी इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ और पुलिस ने शराब फैक्ट्री से करोड़ों का सामान जब्त कर लिया। हालांकि इस कारोबार में शामिल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बच निकले हैं। रिपोर्ट देखिए। बालीडीह के औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिक तरीके से अवैध शराब फैक्ट्री चल रही थी। फैक्ट्री में सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा था। पुलिस भी ये देखकर हैरान थी कि इतने आधुनिक ढंग से आखिर अवैध कंपनी किस प्रकार से काम कर रही थी। पुलिस ने इस फैक्ट्री से शराब बनाने की मशीन, फिलिंग और पैकिंग करने वाली मशीन, 20,000 लीटर स्प्रिट, 8,000 लीटर अवैध शराब, विभिन्न कंपनियों के रैपर, ढक्कन और खाली बोतलें सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। इन सामानों की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। बृहद पैमाने पर अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री संचालित है। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो देखे कि वहां पर करीब 16 सिंटेक्स 5,000 वाली वो रखी हुई है। पूरी मशीन बनी हुई है, कैसे पैकेजिंग करना है, तैयार माल है। करीब 7,500 लीटर हम लोगों को मिली। 20,000 के करीब हम लोगों को स्पिरिट मिला और इस तरह अनेक रेपर मिला जो आप लोग देख रहे हैं। तैयार निर्मित अनेक ब्रांड के मिले, जो ब्लैक डॉग हो गया, वेट 69 हो गया। पुलिस की छापेमारी से पहले ही फैक्ट्री के सारे लोग फरार हो गए। शुक्रवार को उक्त फैक्ट्री में आईजी माइकल एस राज और एसपी पहुंचे। उन्होंने पूरी फैक्ट्री का दौरा कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा किन के द्वारा कराया है, कब कराया है, कहाँ से सामान वगैरह लाया है, कहाँ से बेचा गया है, ये सब चीज़ को पता करना पड़ेगा। बोकारो पुलिस के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? नहीं, अभी ये देखिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये बियाड़ा क्षेत्र में इतना बड़ा पैमाने पर एक आधुनिक तरीके से शराब बनने का, जो डुप्लीकेट शराब बनने का फैक्ट्री है, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट उनके द्वारा कराया गया होगा। इस फैक्ट्री में कई राज छुपे हुए हैं। आखिर फैक्ट्री का मालिक कौन है? फैक्ट्री कब से चल रही है? इस फैक्ट्री को लगाने और व्यवस्थित करने में करोड़ों का खर्च हुआ होगा। ये पैसे किसने लगाए और इसका माल कहां खपाया जा रहा था? इन सारे बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। और गिरिडीह सीसीएल एरिया में कोयला उत्पादन को 4 लाख टन का लक्ष्य दिया गया था, जिसे 3 दिन शेष रहते पूरा कर लिया गया। इसी संबंध में पदाधिकारी ने बताया कि महाप्रबंधक और वरीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में उत्पादन लक्ष्य हासिल करने में सफलता मिली है। कोल का टारगेट था 4 लाख टन कोयला करना था, तो 4 लाख टन कोयला क्रॉस कर गया आज फर्स्ट शिफ्ट में। ओबी था 8 लाख, तो ओबी पहले ही क्रॉस कर चुके हैं, लगभग 8,48,000 हो चुका है। डिस्पैच 4 लाख, तो वो भी 4 लाख क्रॉस कर चुका है डिस्पैच। तो हम लोग इस बार, ये मुश्किल टारगेट था, हम 2 दिन पहले टारगेट कर लिए, ये बात अलग है, बट टारगेट इस बार मुश्किल था, जिसको हम लोगों ने सबके सहयोग से, यहाँ जनप्रतिनिधि, ग्रामीण, हमारे एम्प्लॉई, मीडिया, सबके सहयोग से हम लोगों ने 2 दिन पहले टारगेट को किया। बोकारो पुलिस ने अग्निशमन विभाग में चालक के पद में तैनात मोनू कुमार की हत्या मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी टीपू बिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया। इसके साथ ही बियर की बोतल भी बरामद की गई। इस संबंध में एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि 25 मार्च को होली के दिन महज एक बियर की बोतल के कारण टीपू बिश्रा ने मोनू की चाकू से गोदकर मौत कर दी, हत्या कर दी। दिनांक 25/3/2024 को होली के दिन सूचना प्राप्त हुई कि चास थाना अंतर्गत मुस्कान हॉस्पिटल के समीप एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। प्राप्त सूचना के अनुसार तुरंत त्वरित चास पुलिस थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा गया और कांड के उद्भेदन हेतु सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर घटना में संलिप्त व्यक्ति की पहचान कर ली गई। इनके कन्फेशन के आधार पर घटना में प्रयुक्त चाकू और कवर और इनके घर से आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किए। मृतक मोनू कुमार लौट रहे थे, इनके हाथ में एक बियर का बोतल था और ये बियर की बोतल की मांग करने लगे। इसी में उनके द्वारा विरोध किया गया और उनके द्वारा कॉल किया जा रहा था। इसी क्रम में अपना बचाव के लिए और धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र के कांटेटी से तेज रफ्तार से आ रही मवेशी लदे पिकअप वैन ने खड़ी कंटेनर को टक्कर मार दी। रफ्तार इतनी तेज थी कि पिकअप वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें एक खलासी और 4 पशु की मौत हो गई है। वहीं दोनों वाहनों के ड्राइवर मौके से फरार हो गए हैं। दुर्घटना के बाद तोपचांची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। लोकसभा चुनाव और जिले में अपराधियों पर लगाम लगाने को धनबाद यातायात डीएसपी अरविंद सिंह ने रणधीर वर्मा चौक से वाहन जांच अभियान की शुरुआत की। इस दौरान वाहनों पर काले शीशे या काली फिल्म लगाकर घूम रहे लोगों को चेतावनी दी गई है। साथ ही 2 पहिया वाहन चालकों को भी हेलमेट पहनने का निर्देश दिया गया। आज विशेष रूप से हम लोग ब्लैक फिल्म के विरुद्ध अभियान चलाए हैं, जिसमें आप देखे ही हैं कि 2-4 गाड़ियों को हम लोग पहले भी किए हैं और ये अभियान अभी जारी रहेगा। उनको हम लोग जुर्माना भी कर रहे हैं और उनसे ब्लैक फिल्म हटवा भी रहे हैं कि आप हटा के ये चलाएं। ये देखिए, ये प्रक्रिया तो सामान्य प्रक्रिया है, ये चलते रहना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से है कि चुनाव के समय में अगर ब्लैक शीशा ऐसे नॉर्मली ब्लैक शीशा लगा के चलना नहीं चाहिए, वो गलत है। और इसमें जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो वो इसमें छुप के चल सकते हैं, अपनी पहचान छुपा के चल सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि धनबाद को ब्लैक शीशा मुक्त करें और इसमें आप लोग का सहयोग आज विशेष। और बोकारो के चास बाईपास रोड पर एक बिजली की पोल पे अचानक आग लग गई। आग को देखकर आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। आग का कारण पोल में तारों का मकर जाल होना बताया जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि तारों में गंदगी जम गई और अचानक उठी चिंगारी ने आग पकड़ लिया। तत्काल दमकल को सूचना दी गई है और दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। वो जंजाल लगा हुआ था, घोंसला टाइप का, पत्ते उत्ते लगे तो आग लगने से पूरे पोल पे आग लग गई। फायर ब्रिगेड अभी तक पहुंचा नहीं है। बार बार वो कॉल किया जा रहा है, कोई फोन नहीं उठ रहा वहाँ पे। कितना देर हो गई होगी? 10-12 मिनट हो गई। वो जंजाल लगा हुआ था, घोंसला टाइप का, पत्ते उत्ते लगे तो आग लगने से पूरे पोल पे आग लग गई। फायर ब्रिगेड अभी तक। लोकसभा चुनाव को लेकर बीडीओ और सीओ ने प्रखंड कर्मियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की है। बैठक में चुनाव आयोग की ओर से चुनाव को लेकर दिए गए निर्देश को साझा किया गया और इस दौरान बीडीओ मधु कुमारी ने सभी कर्मियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि किसी भी हालात में लोकसभा चुनाव को लेकर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे 77 सेक्टर से लेकर के 93 सेक्टर तक के सेक्टर ऑफिसर और पुलिस जो पदाधिकारी हैं उनके साथ हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया ताकि दोनों एक दूसरे को जान लें और उनका क्या कार्य और क्या दायित्व है मतदान के पूर्व और मतदान के दिन, मतदान के बाद। तो सभी से यही सब विस्तृत चर्चा के लिए हम लोगों ने ये मीटिंग बुलाते हैं। जो हमारा ईसीआई का निर्देश है वही प्रभावी रहता है और वो सर्वोच्च है और हम लोग उसी को इम्प्लीमेंट। 20 मार्च को तोपचांची थाना क्षेत्र के हिंदुस्तान ढाबा के जमीन विवाद में 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। दोनों ही गुटों के 8 लोग जख्मी हो गए थे। घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था और इस घटना में घायल ढाबा के मालिक अब्दुल सलाम के बेटे की शुक्रवार को मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद परिजनों ने तोपचांची थाना में जाकर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई। परिजनों ने थाना पर मामले की अनदेखी का भी आरोप लगाया।
4 साल से चलो थाना वाला कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, क्योंकि बड़ा बाबू चेंज हुआ लेकिन मेरे पेपर कोई दिखता नहीं है। अब पेपर ना देखने का आज ऐसा अंजाम हो गया कि मैंने दुनिया से चला गया मेरे बेटा है। वो तो मेन मकसद था कि हमको मारने के लिए, लेकिन हम बच गए। जब तक मेरा दाना पानी है तो कोई तो रोक नहीं सकता है। लेकिन बात यही है कि इसके लिए मैंने हमारा पेपर को देखा जाए, हमारा सच्चाई है या झूठा है, उसके लिए नया जो भी गए उसको पूरा करना चाहिए। 4 साल से चलो थाना वाला कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, क्योंकि बड़ा बाबू चेंज हुआ लेकिन मेरे पेपर कोई दिखता नहीं है। अब पेपर ना चंदन कियारी में पाक माह के 30 जुमे पर मस्जिदों में रोजेदारों की भीड़ उमड़ी। मस्जिदों में जुमे की नमाज अकीदत करने के साथ अदा की गई है। भोजपुरी जामा मस्जिद के पेशे इमाम अब्दुल सिद्दीकी आलम ने बताया कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का काम नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण का भी जरिया है। रमजान मुबारक के महीने के अंदर रोज़ा मोमिन लोग रखते हैं, चाहे मोमिन हो मोमिना हो यानी मर्द हो। इसके लिए ये रमजान मुबारक का रोज़ा फर्ज है और हर कोई रखते हैं। रोज़ा उसी का नाम है। कुछ लोग बोलते हैं ये तो है ये है, लेकिन रोज़ा उसको बोला जाता है कि अपना ज़ुबान को भी वो पाक रखे, किसी तरह से कोई फजूली, किसी तरह से कोई गंदी बात ना निकले, किसी तरह से कदम को भी उसी तरह से बढ़ाना चाहिए कि नेक कामों के अंदर जाए, गलत कामों के अंदर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।